हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमाकांत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है आपका यूनिट एंड डायमेंशन, यानी मात्रक एवं विमाएं। तो मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा जो एक्सपीरियंस है लगभग 20 साल का हो गया है फिजिक्स पढ़ाते हुए, जिनमें से 13 साल का लगभग मुझे एक्सपीरियंस हो गया है पॉलिटेक्निक की क्लासेस पढ़ाते हुए। तो मैं अच्छे से आपको बता सकता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस तरह का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, कितनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मैं उसी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, जितना आपको आवश्यकता है उतना आपको यहाँ पर अच्छे से नॉलेज दी जाएगी। तो आप लगातार मेरे साथ चलते रहें और रिवाइज ज़रूर करते रहें। अगर आपको एक बार में वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप उसको दोबारा देखें, दोबारा लेक्चर को सुनें, दोबारा लेक्चर देखें और साथ साथ आप उसका रिवाइज करते चलें। तो मैं समझता हूं कि आपको कोई भी इस सब्जेक्ट में परफेक्ट होने से रोक नहीं सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में एक स्टोरी से करता हूं, जो आपको बड़ा मज़ा आएगा स्टोरी सुनने में। एक छोटी सी स्टोरी है। आपने शतरंज सुनी होगी, चेस आप खेलते भी होंगे। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट बहुत अच्छा खेलते होंगे, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा कि चेस का नाम आया है। मैं चेस से आपको कुछ समझाना चाहता हूं कि चेस में आपको पता ही है 8x8 का एक मैट्रिक्स होती है। जरूरी नहीं 8 बने हों, आप 8 मान के चलना। यहाँ पर पॉन रखे रहते हैं, जिनको प्यादा बोलते हैं हम। यहाँ पर हाथी, घोड़ा, ऊंट, राजा, रानी, ये सब चीज रहते हैं। ठीक है। एक प्लेयर यहां बैठा हुआ है इधर की तरफ, एक प्लेयर इधर बैठा हुआ है। ठीक है, ये सोनू है सपोज और ये मोनू है। ठीक, सोनू मोनू खेल रहे हैं। इधर एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। इसके हाथ में मोबाइल है। मोबाइल लिया हुआ है इसने हाथ में। ये मान लेते हैं मनोज है। इधर इसके फादर बैठे हुए हैं या मदर बैठी हुई हैं, कोई भी एक मान सकते हैं आप। इनके हाथ में भी एक मोबाइल है। ठीक है, चलिए। तो अब मैं इसमें बताना क्या चाहता हूं, आप समझें इस बात को, इस कहानी का सार समझे कि इस कहानी से हमें क्या मिलेगा। सुनिए, मान लेते हैं कि सोनू ने इसको आगे की तरफ को एक कदम आगे बढ़ा दिया। ठीक है, इसने भी इसको एक कदम आगे बढ़ा दिया। मान लेते हैं इसको एक कदम आगे बढ़ा दिया। इसने देखा कि ये जो प्यादा है, एक कदम इसने बढ़ाया और एक ही कदम इसने बढ़ाया, तो इसने ऑब्जर्व किया कि प्यादा एक कदम आगे बढ़ता है। तो इसने क्या किया, तुरंत फोन लिया और अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी, ये प्यादा एक कदम चलता है। उन्होंने कहा अच्छा, क्योंकि ये इसके बारे में कुछ नहीं जानता है, ये इसके बारे में कुछ नहीं जानता है स्टार्टिंग में, धीरे धीरे सीखना चाहता है, सीख रहा है, इसको देख देख करके सीख रहा है। तो इसने क्या किया कि फ़ोन किया और अपनी मम्मी को बता दिया कि प्यादा एक कदम चलता है। उसकी मम्मी ने कहा अच्छा, वेरी गुड, चलिए एक बात पता लगी आपको। इसकी मम्मी ने कहा उससे कि एक बात पता लग गई तुम्हें। उसके बाद कुछ देर बाद उसने ऊंट को चला और यहां पर रख दिया। इसने देखा अरे ऊंट ये तिरछा चलता है,
तो इसने ऑब्जर्व किया और इसने फिर फ़ोन पे बताया कि मम्मी ऊँट तिरछा चलता है, वो सीधा नहीं चलता है। तो उसकी मम्मी ने कहा अच्छा ये तिरछा चलता है, ठीक है। कुछ देर बाद इधर से मोनू ने घोड़ा चलाया और घोड़े को यहाँ रख दिया आकर के। तो इसने कहा कि अरे ये इसका मतलब ये हुआ कि जो घोड़ा है वो 2 कदम सीधे चल के 1 कदम तिरछा चलता है। तो ये बात इसने ऑब्जर्व की और ये बात भी अपनी मम्मी को बता दी। तो क्या देख रहे हैं हम कि ये ऑब्जर्व करता जा रहा है और उससे सीखता जा रहा है और अपनी मम्मी को बताता जा रहा है। तो ये है क्या, ये है क्या पूरा, एक तरह से ये है नेचर, यानी हमारा फिजिकल वर्ल्ड। उस फिजिकल वर्ल्ड से ये मनोज इस यहां से चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है कि किस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं और उनसे क्या सार निकल रहा है, वो निकालता है और वो अपनी मम्मी को बता देता है। मम्मी कौन है? मम्मी है वर्ड, और ये कौन है? ये है एक तरह का साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट मनोज फिजिकल वर्ल्ड यानी नेचर से चीजों को देखता है, घटनाएं कैसे घटित हो रही हैं उनसे सीखता है और उसको अपनी मम्मी यानी वर्ल्ड को संसार को बता देता है, जो एक नियम बन जाता है। ठीक है, दूसरी बार देखता है फिर नया नियम आ जाता है, फिर तीसरी बार देखता है नया नियम आ जाता है। तो इस तरह से उसने नई नई चीजें घटित होते देखता है और नए नए नियम निकालता चला जाता है। तो ये इस तरह से लॉ तैयार होते हैं। तो ध्यान रहे, लॉ से नेचर नहीं है, लॉ से नेचर नहीं है, नेचर से लॉ है। नेचर से लॉ बने हैं, लॉ से नेचर नहीं बना है। ठीक है, ऐसे करते करते कुछ समय बाद इसका ये यहां आता है और इसका ये यहां आता है और ये इससे इसको मार देता है। तो ये क्या देखता है? इसको एक नई बात पता लगती है कि अरे ये तिरछा भी चलता है, क्योंकि मारता तो तिरछा है ये तो आप जानते हो। तो इसने कहा कि फोन किया, फिर से कहा कि मम्मी जो मैंने नियम पहले बताया था उसमें एक संशोधन है। वो कहती क्या? कि वो चलता तो तिरछा है, सीधा है, लेकिन मारता तिरछा है वो। तो उसने कहा ठीक है, जैसे आपने सुना भी होगा कि साउंड की वेलोसिटी के लिए न्यूटन ने एक नियम दिया था, फिर लाप्लास ने उसको संशोधित किया था। तो इसने इसी तरह से इसमें संशोधन करके बता दिया कि इस तरह का भी नियम है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये लगातार इस चीज़ से ऑब्जर्व करता जा रहा है और सीखता जा रहा है, और सीखते सीखते वो नियम बनाता जा रहा है। तो क्या ये इसमें कभी परफेक्ट हो पाएगा? इन चीज़ों को, बेसिक चीज़ें उसने सीख ली कि इसकी चाल कितनी है, इसकी चाल कितनी है, इसकी चाल कितनी है, ये सब चीज़ें उसने सीख ली, बेसिक चीज़ें सीख ली। लेकिन क्या इसको पूरी तरह से कभी सीख पाएगा कि बेस्ट मूव क्या है? क्योंकि हर चाल का एक बेस्ट मूव भी होता है। भाई ये इसने यहाँ रखा, ये यहाँ रखा, तो उसमें कौन सा सबसे बेस्ट मूव है? हर कंडीशन का, हर कॉन्फ़िगरेशन का एक अलग मूव होगा जो बेस्ट मूव कहलाएगा। तो क्या वो हमेशा उसको सीख पाएगा? नहीं, वो कभी नहीं सीख पाएगा, क्योंकि ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लगातार उसके सामने नई नई सिचुएशन आती रहेंगी और वो लगातार सीखता रहेगा। तो इस तरह से नेचर से हम लगातार सीखते जा रहे हैं और लगातार हम उसके लॉ बनाते जा रहे हैं, या कोई अमेंडमेंट होता है या कोई संशोधन होता है तो लगातार हम संशोधन करते जा रहे हैं। तो इस तरह से लॉ तैयार किए जाते हैं, लॉ बनाए जाते हैं। तो मज़ा आया होगा आई थिंक आपको। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियां। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या है ये? भाई जितने भी लॉज हैं या जो भी घटनाएं हम देख रहे हैं उनके आधार पर जब हम लॉ बना रहे हैं तो उन लॉ को समझाने के लिए, उन चीज़ों को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता है।
जिनसे हम चीज़ों को मेज़र भी कर सकें, तो वो कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियाँ। ये भौतिक राशि वो ऐसी होती हैं जो मेजरेबल होती हैं, जिनसे हम मेजर कर सकते हैं और किसी नियम को हम डिस्क्राइब भी कर सकें, उन सभी को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक फॉर्मूला याद रखें आप, N इंटू यू। N इंटू यू, यहां पर N क्या है? ये N है न्यूमेरिकल वैल्यू, और U है यूनिट। यूनिट, यूनिट आप समझते हैं, मात्रक। किसी भी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ चाहिए ताकि हमें पता लग सके हम किस भौतिक राशि के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि भौतिक राशियाँ भिन्न भिन्न हो सकती हैं और किसी भौतिक राशि के बारे में बात कर रहे हैं, ये क्लियर करने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए जिनको हम मात्रक कहते हैं। तो यूनिट, इसको भी मैं आपको समझाता हूँ कि ये है क्या फिजिकल क्वांटिटी। किस तरह से देखते हैं हम कि मान लेते हैं कि एलिफेंट है, एक एलिफेंट है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, और एक डॉग है। एक एलिफेंट 50 डॉग के बराबर है, ठीक है। एक एलिफेंट का जो मास है, द्रव्यमान है, वो 50 डॉग्स के बराबर है, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक यूनिट है जिसके साथ हम एलिफेंट का मास दिखा सकते हैं। तो ये क्या है? डॉग्स क्या है? यूनिट। और 50 क्या है? एन, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक। तो इससे हम बता सकते हैं कि एलिफेंट डॉग्स से कितना गुना बड़ा है या डॉग एलिफेंट से कितना गुना मास में कम है। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को बता सकते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा। अब भौतिक राशियाँ कौन कौन सी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। भौतिक राशि बेसिकली तीन तरह की होती हैं। तीन तरह की भौतिक राशि होती हैं। पहली फंडामेंटल, जिनको हम मूल भौतिक राशि कहते हैं। एक होती हैं व्युत्पन्न यानी ड्राइव्ड, और एक होती हैं पूरक यानी सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री और ये ड्राइव्ड, और ये फंडामेंटल। फंडामेंटल, इस तरह से तीन टाइप की भौतिक राशियां होती हैं। मूल भौतिक राशि कौन सी हैं? मूल भौतिक राशि उन्हें कहते हैं जिनको हमने पहले से फिक्स कर लिया है कि भाई ये किसी और से मिलकर के नहीं बनेंगी। ये पहले से फिक्स है कि भाई इसको हम ये कहेंगे, इसको ये कहेंगे, इसको ये कहेंगे, ठीक है। ये किसी और पर निर्भर नहीं करेंगी। जैसे अल्फ़ाबेट आपने सुने होंगे कि ए से लेके जेड तक 26 लेटर हैं। इनकी हेल्प से आप इंग्लिश का कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना कि मूल राशियाँ क्या हैं? मूल राशि एक तरह से अल्फ़ाबेट है, या 0 से 9 तक जो डिजिट हैं वो हैं एक तरह से, जिनकी हेल्प से हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं या कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड बना सकते हैं। उस तरह की राशियां को हम कहते हैं भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि या फंडामेंटल क्वांटिटीज। व्युत्पन्न कौन सी हैं? व्युत्पन्न वो हैं जो इनसे मिलकर के बनेंगी। इनसे मिलकर के बनेंगी वो सारी व्युत्पन्न राशियां हैं, ठीक है। पूरक, ये भी एक तरह की फंडामेंटल हैं, दो होती हैं ये, तो मैं आपको बता देता हूं ये कौन कौन सी हैं। पहले हम चलिए यहीं से शुरू करते हैं। मूल कौन कौन सी हैं? द्रव्यमान, दूसरी हो गई आपका लंबाई,
समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, और पदार्थ की मात्रा। ये मूल राशियां हैं, समझ रहे हो आप? ये है मूल राशियां। टोटल 7 मूल राशियां हमने डिफाइन की हुई हैं। इनके बेस पर आप कोई भी राशि बना सकते हो जिसको हम व्युत्पन्न राशि कहेंगे। व्युत्पन्न राशि से पहले हम पूरक राशि की बात कर लेते हैं कि पूरक राशि क्या है। पूरक राशि कौन कौन सी है? एक तो है कोण यानी एंगल, और दूसरी है घन कोण यानी सॉलिड एंगल। इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एंगल तो आप जानते हो कि कोई भी 2 लाइन है, उन 2 लाइन के बीच में जो ये एंगल बना या जो ये हुआ, ये एंगल, इसको हम एंगल कहते हैं, ठीक है। और घन कोण क्या है? घन कोण सॉलिड एंगल एक तरह से, यानी कोई भी एक सर्किल है मान लेते हैं, उस सर्किल से अगर हम चारों तरफ को इस तरीके से एक लाइन खींचे चारों तरफ से, तो एक क्या होगा? सॉलिड इस तरह का एक एंगल बन जाएगा, वो होता है सॉलिड एंगल। तो ये जो बना, ये दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, ठीक है। ये पूरक या सप्लीमेंट्री हैं, ये भी एक तरह का मूल राशि की तरह से ही है, लेकिन हम इनको अलग से ही बताते हैं। अब आती है व्युत्पन्न राशियों की बात। तो व्युत्पन्न राशि कौन कौन सी हैं? इनके अलावा जितनी भी राशियां हैं वो सब व्युत्पन्न राशि हैं। बस सीधी सी क्लियर बात है कि आप सीधा सा याद रखें कि इन सब के अलावा जितनी भी और राशियां होंगी वो सब व्युत्पन्न राशि हैं, यानी इनसे मिलकर के बनी हुई राशियां हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बल, घनत्व, त्वरण, संवेग आदि, बहुत सारी सभी राशियां। अब आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि और कौन सी राशि, सारी राशियां जितनी भी और होंगी सब व्युत्पन्न राशि होंगी। तो आपको एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला मिल गया कि व्युत्पन्न राशि कौन सी है। इन सब के अलावा जितनी राशियां हैं, ये 2 छोड़ करके जितनी राशियां हैं वो सब व्युत्पन्न राशि हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी यूनिट की, कि इनकी यूनिट क्या क्या है। अब जैसे ये है द्रव्यमान, द्रव्यमान की जो यूनिट है यानी मात्रक है। मात्रक तो आप समझ ही गए कि किसी भी भौतिक राशि को प्रकट करने के लिए, उसे प्रदर्शित करने के लिए हमें कुछ ना कुछ उसके बाद लिखना पड़ता है ताकि हम पता लगा सकें कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो मात्रक है। तो द्रव्यमान का जो मात्रक है वो क्या लिया जाता है? किलोग्राम। और किससे लिखते हैं हम इसको? केजी, ठीक है। लंबाई को कैसे लिखा जाता है? मीटर। लंबाई का मात्रक है, यूनिट है मीटर, और इसका सिंबल है एम। समय को लिखा जाता है सेकंड, और इसका जो मात्रक है वो क्या है? एस। विद्युत धारा को क्या लिखते हैं हम? एम्पियर, और इसका जो सिंबल है वो ए। टेम्परेचर, इसका मात्रक क्या है? केल्विन। इसको किससे लिखते हैं? थीटा, कैपिटल थीटा, सॉरी के। थीटा तो इसमें यूनिट उसमें आएगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला के। ज्योति तीव्रता कैंडिला, और पदार्थ की मात्रा मोल। मोल, ठीक है। इसी तरह से एंगल जो है, इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी? एंगल की यूनिट रेडियन। रेडियन, RAD लिखते हैं इसको शॉर्ट। घन कोण, घन कोण होता है स्टेरेडियन। ठीक है।
बाकी सब व्युत्पन्न राशियां हैं। अब व्युत्पन्न राशियों के बारे में ही हम बात करेंगे। ये तो हमने सीख लिया, ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम व्युत्पन्न राशियों के बारे में बात करेंगे और इनके मात्रक के बारे में बात करेंगे। जल्दी से हम पहुंचना चाहते हैं आपके डायमेंशन पर, कि डायमेंशन किस तरह से निकालते हैं, क्या होती हैं। तो भौतिक राशियाँ चूँकि ये आप 9-10 में भी पढ़ चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि इतना काफ़ी है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद एक व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक क्या है? बहुत आसान सी बात है कि जो व्युत्पन्न राशियां थी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी थी, उनकी भी तो कोई यूनिट होंगी। तो वो जो यूनिट होंगी वो ड्राइव्ड यूनिट कहलाएंगी। सिंपल सी बात होगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं बल है, फोर्स, और ये क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। अब मास किससे लिखते हैं हम? किलोग्राम। और त्वरण किससे लिखा जाता है? इसकी यूनिट क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो क्या हुआ ये? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या देख रहे हैं आप? इसके अंदर ये सब क्या है? फंडामेंटल, अलग अलग क्या है ये? फंडामेंटल यूनिट्स। और ये कंप्लीट क्या हो गई? बल की यूनिट। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये फंडामेंटल यूनिट से मिलकर के बनी है। तो जो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर के बने वो ड्राइव्ड यूनिट कहलाती है, यानी व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। इसको आप न्यूटन भी लिखते हैं, न्यूटन। तो मैं समझता हूं कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। जो मात्रक मूल मात्रकों से मिलकर के बनते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब आपको थोड़ा सा एक आइडिया मैं दे देता हूं कि सिस्टम का, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट 3 है। पहला सिस्टम ऑफ यूनिट है MKS या SI। एक सिस्टम है CGS और एक सिस्टम है FPS। इसके अंदर हम MKS मास मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, यानी जो लंबाई है वो मीटर में ली जाएगी, द्रव्यमान मास जो है वो किलोग्राम में लिया जाएगा और समय सेकंड में लिया जाएगा। CGS सिस्टम में ये सेंटीमीटर में लिया जाता है, जो लंबाई है वो सेंटीमीटर में ली जाएगी, जबकि मास ग्राम में लिया जाएगा, लेकिन समय सेकंड में ही लिया जाएगा। ठीक है। थर्ड आता है FPS, फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, अर्थात जो लंबाई है वो फुट में ली जाती है, जो मास है वो पाउंड में लिया जाता है, लेकिन समय यहां पर भी सेकंड में ली जाता है। तो आप देख रहे हैं कि समय तो तीनों सिस्टम में सेकंड में ही लिया जाएगा। ठीक है। तो ये आपका सिस्टम है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कैलकुलेशन आप करते हैं, या हालांकि आपको पता होगा कि कोई भी कैलकुलेशन की जाती है तो सिस्टम हमेशा एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक सिस्टम के अंदर, मान लेते हैं जो एग्जाम्पल था अभी आपका कि बल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसके अंदर मास की मान लेते हैं m जो दिया हुआ है वो 5 ग्राम दिया हुआ है, और जबकि
एक्सेलरेशन ए की वैल्यू जो दी गई है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी गई है। तो ये यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो मास है वो CGS सिस्टम में है, जबकि ए जो है वो MKS सिस्टम में है। तो हम इनको एज इट इज़ नहीं रख सकते कभी भी। तो आपको ध्यान रखना है कि सिस्टम एक ही होना चाहिए, हमेशा एक सिस्टम करने के बाद ही कैलकुलेशन करें। तो क्या करना होगा, या तो इसको CGS में कन्वर्ट करें या फिर इसको MKS में कन्वर्ट करें, ठीक है। उसके बाद ही आप इसके अंदर वैल्यू रखें और फिर कैलकुलेशन करें। तो एक बेसिक सी बात है, ये आपको पता भी है और नहीं पता है तो समझ जानी चाहिए। चलिए, अब इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है कि कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तो समझते हो आप कि कोई भी ऐसा एपरेटस जिससे हम किसी चीज को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी भी एक एक्यूरेसी की एक सीमा होती है, वो आपको पता ही है। चलिए हम सीधे डायमेंशन पर चलते हैं, क्योंकि काफ़ी हो चुका है इसके बारे में। डायमेंशन पर चलते हैं क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें से क्वेश्चन आते भी हैं। तो विमाएं, डायमेंशंस, ये डायमेंशन है क्या, डायमेंशन क्या चीज़ होती है, समझें इसको पहले। सबसे पहले डायमेंशन को समझें कि डायमेंशन कहते किसको हैं, विमा कहते किसको हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है। बहुत देर से हम लिए जा रहे हैं फोर्स को, अब के कुछ और चेंज कर लेते हैं। चलिए वेग ले लेते हैं, वेलोसिटी। v इज इक्वल टू क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक। यानी इसकी जो यूनिट हुई वो क्या हुई, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी को हम किससे शो कर रहे हैं, मीटर पर सेकंड से, ठीक। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया, उसके मूल मात्रकों की टर्म में उसको शो कर दिया। मूल मात्रकों की टर्म में, मीटर और सेकंड मूल मात्रक है, इसकी टर्म में हमने इसको शो कर दिया, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं, अगर इसको और थोड़ा सा ध्यान दें तो ये इसका मतलब यही तो है, यानी मीटर के ऊपर 1 पावर है और सेकंड के ऊपर -1 पावर है, एस के ऊपर -1 पावर है, ठीक है। यही अगर हम एक्सेलरेशन का ले लिया होता, यानी त्वरण को ले लिया होता, तो त्वरण का ये हो जाता m(s-2), m1s-2, यानी 1 पावर यहां पर चेंज करते ही ये भौतिक राशि ही बदल गई, फिजिकल क्वांटिटी ही चेंज हो गई, ठीक है। तो ये जो पावर हम लगा रहे हैं, इसके चेंज होने से ही हमारी फिजिकल क्वांटिटी चेंज होती जा रही है। तो ये जो पावर लगाई जाती है, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को प्रदर्शित करने के लिए उसके मूल मात्रकों पर जो घात चढ़ाई जाती हैं, जो पावर चढ़ाई जाती हैं, उनको हम कहते हैं डायमेंशन। क्लियर, वही कहलाती हैं विमाएं, डायमेंशन। यानी यहां पर अगर हम बात करें कि m की कितनी डायमेंशन है, तो m की डायमेंशन है 1 और s की डायमेंशन है -1। सिमिलरली यहां पर m की डायमेंशन 1 है और s की डायमेंशन है -2, ठीक है। चलिए, तो डायमेंशन भी आपको समझ में आ गई। अब डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करते हैं हम, यानी विमीय सूत्र। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है सब कुछ, आप बस फॉलो करते चलें और आप देखें कि आप परफेक्ट हो जाएंगे। विमेय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि डायमेंशनल फॉर्मूला जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनसे मिलकर के बनने सब चीजें, जितनी फिजिकल क्वांटिटी है उनके जो व्युत्पन्न मात्रक हैं, यानी ड्राइव्ड यूनिट है, वो मूल मात्रकों से मिलकर के बननी है। तो हम क्या करें कि मूल मात्रकों के जो डायमेंशनल फॉर्मूले हैं उनको फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या थे, जैसे मीटर, किलोग्राम,
सेकेंड, और एम्पियर, केल्विन, ज्योति तीव्रता। यहां पर हमें मोल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सॉरी ज्योति तीव्रता तो वो हो गया, इसका जो मात्रक है वो है कैंडिला। ज्योति तीव्रता तो फिजिकल क्वांटिटी का नाम है, इसका जो मात्रक है वो कैंडिला है। तो इसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, इन सबके डायमेंशनल फॉर्मूले हमने पहले से ही डिफाइन कर लिए कि भाई इसको ये कहा करेंगे। जैसे हमने इनको ये कहे नाम दिया कि मीटर, किलोग्राम, इस तरह से ऐसी डायमेंशनल फॉर्मूले इनके हमने डिसाइड कर लिए कि मीटर को हम एल से लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट। किलोग्राम को एम से लिखेंगे, सेकंड को टी से लिखेंगे, एम्पियर को ए से लिखेंगे, केल्विन को थीटा से लिखेंगे, कैपिटल थीटा, और कैंडिला को सी डी ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमने पहले से प्री डिफाइन कर लिए कि विमेय सूत्र इन मूल मात्रकों के ये हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर होगी। अब जितने भी व्युत्पन्न मात्रक हैं उनके डायमेंशनल फॉर्मूले या फिजिकल क्वांटिटी जो अदर देन फंडामेंटल हैं उनकी डायमेंशनल फॉर्मूले कैसे निकालेंगे उसको सीखते हैं। चलिए, बहुत आसान आपको लगेगा। सबसे पहले कोई भी एक ले लेते हैं, मान लेते हैं आप घनत्व का ले लेते हैं। चलो, छोटा सा एक घनत्व यानी डेंसिटी। डेंसिटी को लिया आपने, तो सबसे पहला स्टेप है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि उसका सिंपल फॉर्मूला लिख लेना। तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी इसको लिख सकते हो आप द्रव्यमान अपॉन आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब आप क्या देखेंगे कि क्या ये फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी हैं दोनों? अगर ये फंडामेंटल हैं तो ठीक है, एक स्टेप हमारा क्लियर हो जाएगा। अगर ये फंडामेंटल नहीं है तो जो फंडामेंटल है उसको तो एज इट इज लिखेंगे, जो फंडामेंटल नहीं है उसको फंडामेंटल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे उसका फिर से एक फॉर्मूला लिख देंगे, सिंपल फॉर्मूला। देखिए कैसे, यहां पर देख रहे हैं कि मास तो फंडामेंटल है लेकिन जो वॉल्यूम है यानी आयतन है वो फंडामेंटल नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, लेकिन जो आयतन है ये क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक, इसका फिर से एक सिंपल फॉर्मूला लिख लिया हमने। ठीक है, अब फिर से इसको चेक करते हैं कि क्या ये फंडामेंटल हो गई हैं जितनी भी राशियां आई हैं इसके अंदर। मास यस, लंबाई ये भी है, चौड़ाई ये भी एक तरह की लेंथ है तो इसलिए ये भी फंडामेंटल है, ऊंचाई ये भी एक तरह की लेंथ है तो ये भी क्या हो गई? फंडामेंटल। तो हमने क्या देखा कि सभी फंडामेंटल हो गई हैं। तो जब तक फंडामेंटल नहीं हो जाती तब तक इस तरह से हम कन्वर्ट करते रहते हैं, और जैसे ही फंडामेंटल में कन्वर्ट हो जाए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इनकी यूनिट लिख देना। और यूनिट इसकी क्या होती है? किलोग्राम, इसकी मीटर, इसकी मीटर और इसकी भी मीटर। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको। एक प्रॉब्लम ही आएगी कि जो फंडामेंटल जो हैं उनके अलावा जो फंडामेंटल नहीं है उसको कन्वर्ट करने में दिक्कत आएगी कि उसका जो सिंपल फॉर्मूला है हो सकता है वो याद ना हो। तो उसका भी एक सिंपल तरीका है कि उसको आप याद कर लो, क्योंकि जो बेसिक फॉर्मूले वो तो हम मानते हैं कि आपको याद होनी चाहिए, नहीं है तो कर लें, कोई बात नहीं इसमें। अब इनके डायमेंशनल फॉर्मूले लिख देते हैं। किलोग्राम को क्या किससे लिखते हैं हम? एम, और इसको एल, एल, एल। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? एम, और ये क्या हुआ? एल क्यूब। अच्छा, ठीक है। अब हम जब फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का लिखते हैं तो उसको डिवीजन में नहीं रहने देते, वो एक ही ब्रैकेट में लिख देते हैं फाइनली। तो
अगर फाइनली हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा ml माइनस 3। तो ये हुआ डायमेंशन फॉर्मूला फॉर डेंसिटी, यानी घनत्व के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला ml माइनस 3 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब कुछ और हम डायमेंशनल फॉर्मूले निकालेंगे, इसको अभी रहने देते हैं और निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास फोर्स है, बल का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो बल का सबसे पहला स्टेप, यस बिल्कुल सही बताया, कि इसका सिंपल फॉर्मूला लिख देना, यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब क्या देखना है कि ये फंडामेंटल है या नहीं। यस ये तो है, लेकिन ये नहीं है, तो जो नहीं है उसका फिर से फॉर्मूला लिखें और जो है उसको एज इट इज लिखा रहने दें। तो फंडामेंटल नहीं है, त्वरण का क्या होता है, वेग परिवर्तन अपॉन समय, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, समय अंतराल कह सकते हो उसको। ठीक है, अब फिर से चेक करते हैं। यस मास तो है, टाइम भी है, लेकिन यहां पर इस बार क्या नहीं है, वेग परिवर्तन नहीं है। जो वेग है वो फंडामेंटल नहीं है, तो इसको फिर से सिंपल फॉर्मूला लिख दें इसका। तो द्रव्यमान और इसका क्या होता है, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, और एक टाइम पहले से ही है तो ये क्या हो जाएगा, टाइम स्क्वायर। ठीक है, समय स्क्वायर। अब फिर से चेक करें, द्रव्यमान है, विस्थापन ये भी एक तरह का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस तो फंडामेंटल होता है, तो ये फंडामेंटल हो चुका है। ठीक है, समय ये ऑलरेडी फंडामेंटल है ही, तो इसका मतलब सारी चीजें फंडामेंटल में कन्वर्ट हो गई हैं। लग रहा है आसान, बहुत आसान लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा। अभी और निकालेंगे बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूले। तो अब इनका क्या करना है, यूनिट किलोग्राम मीटर और सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इनके डायमेंशनल फॉर्मूले लिख देते हैं, m और l अपॉन टी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, ml t माइनस 2। तो ml t माइनस 2 ये क्या बना हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स के लिए, डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स ml t माइनस 2। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना अब बहुत बड़ी बात नहीं रही। हमारा सिर्फ कहाँ प्रॉब्लम रहेगी कि हमें सिंपल फार्मूला याद नहीं होगा। तो सिंपल फार्मूले आप याद कर सकते हो, बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएंगे, और ज़्यादातर आपको याद भी हैं, जो याद नहीं है वो याद कर लें। और कुछ ऐसे फार्मूले होंगे जो धीरे धीरे आपके चैप्टर वाइज आते चले जाएंगे, तो तभी आपको वो याद होते चले जाएंगे। चलिए फिर भी कुछ और निकालते हैं हम। कुछ और फॉर्मूले निकालते हैं। जैसे आपका मान लेते हैं मोमेंटम है, संवेग, संवेग का निकालते हैं। तो संवेग का निकालने के लिए क्या होगा, सबसे पहले वही फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, मोमेंटम का मास इंटू वेलोसिटी, यानी द्रव्यमान इंटू वेग। तो फिर से वही, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं, अब मैं सीधा सीधा करे देता हूं तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। यानी ये तो है लेकिन ये नहीं है, तो इसका क्या लिखेंगे आप, विस्थापन बटे विस्थापन समय किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी m l, अच्छा ब्रैकेट जरूर लगाएं, ये ध्यान रहे ब्रैकेट जरूर लगाएं, तभी ये फाइनल फॉर्मूला सही माना जाएगा। ml t माइनस 1, ये संवेग का हो गया। और ले लेते हैं आपका मान लेते हैं कि, चलिए एक निकालते हैं विकृति, विकृति यानी स्ट्रेन। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, विकृति स्ट्रेन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा L अपॉन L, यानी चेंज इन लेंथ
अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लंबाई में परिवर्तन वृद्धि या परिवर्तन अपॉन ओरिजिनल प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, तो बड़े आसानी से इसका क्या होता है मीटर और इसका क्या होता है मीटर। भाई चेंज इन लेंथ का मीटर ही तो होगा और लेंथ का भी मीटर ही होगा। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका L और इसका भी L, तो क्या कह सकते हैं हम इसको L0, यानी डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। और निकालते हैं, जैसे आप पृष्ठ तनाव का निकालें, पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव के लिए क्या होगा कि सबसे पहले उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, बल बटे लंबाई। अब बल का आपको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो और आप निकाल भी सकते हो। तो बल का कितना था वैसे mL/t-2। हालांकि आपको अगर ये, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि अगर ये कैलकुलेट करने के लिए आता है कि डायमेंशन पृष्ठ तनाव का डायमेंशनल फॉर्मूला ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो आप निकाल के दिखाएंगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो आपको पूरा निकाल के दिखाना होगा, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। हाँ, अगर कहीं पर जो अभी इसके बाद एप्लीकेशंस आएंगे इसकी, जो इसके यूज़ हैं, उन यूज़ में अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ती है डायमेंशनल फॉर्मूले की, तो वहाँ पर हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर निकालने के लिए आता है या लिखने के लिए आता है तो आप इसको निकाल करके दिखाएंगे। ये हुआ L, तो ये कितना हुआ m/t-2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। और कोई डायमेंशनल फॉर्मूला ले लीजिए, बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूले हैं। चलिए, एंगल, एंगल का क्या होता है, एंगल एक ऐसी क्वांटिटी है, एंगल कोण, कोण का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस, यानी चाप बटे त्रिज्या। और चाप जो है वो भी अपने आप में एक लेंथ है, ठीक है, और जो त्रिज्या है वो भी अपने आप में एक लेंथ है, तो दोनों लेंथ है। इट मीन्स फिर से वही L0, यानी ये भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो इस तरह से आप और बहुत सारी हैं जिनको आप निकाल सकते हैं। तो ये तो आप निकाल लेंगे, ये तो आप अच्छे से सीख गए। अब हम इसकी एप्लीकेशन या यूज पर चलते हैं कि यूज क्या क्या है, इसके क्या यूज हैं, हम इनके क्या यूज कर सकते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस के 3 यूज हैं। पहला जो यूज है वो है किसी सूत्र की सत्यता की जांच करना। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला है जिसके बारे में आपको कंफ्यूजन है कि ये सही है या नहीं है, कहीं गलत तो नहीं है, तो उसके बारे में आप पता लगा सकते हो कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं। ठीक है, कई बार झगड़ा हो जाता है आपस में कि नहीं भाई ये तो फॉर्मूला ये है, मान लेते हैं बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दूसरा दोस्त कह रहा है कि नहीं भाई ये फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन नहीं है, ये तो मास अपॉन एक्सेलरेशन है। दूसरा कहता है अरे पागल हो गया है, मास अपॉन एक्सेलरेशन नहीं है, ये अंडर रूट मास अपॉन एक्सेलरेशन है। तो कन्फ्यूजन हो गया। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, आप ये कह रहे होंगे कि बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला ले लिया है, इसमें कन्फ्यूजन हो ही नहीं सकता है, लेकिन मैं तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लेते हैं ऐसा कभी हो जाता है, तो उस फॉर्मूले की जांच आप इस विधि से बहुत आसानी से कर सकते हो। तो इसी की दूसरा है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, यानी जो फिजिकल क्वांटिटी हैं उनके अंदर आपस में रिलेशन क्या है, उनका रिलेशन किस तरह से है, यानी उनके बीच में फॉर्मूला फाइंड करना। तो अगर हमें ये पता है कि ये राशि इसके ऊपर डिपेंड करती है, तो उनमें हम फॉर्मूला बना सकते हैं इसकी हेल्प से बहुत आसानी से।
तीसरा है कि कोई वैल्यू दी गई है आपको एक सिस्टम में, उसको किसी दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, उस वैल्यू को किसी दूसरे सिस्टम में बताना है, तो वो भी हम इसके अंदर बता सकते हैं। यानी आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में परिवर्तन, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का, किसी फिजिकल क्वांटिटी की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में परिवर्तन इसकी हेल्प से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो हम 1 बाय 1 लेते हैं। तो सबसे पहले हम आज लेते हैं किसी सूत्र की सत्यता की जांच करना। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, इसमें कोई ऐसी वो नहीं है कि एग्जाम्पल कौन सा लेना है। सिंपल आप सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यही ले लेते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसी को एक ले लेते हैं। फॉर्मूला सही है, ये फॉर्मूला सही है, मैं पहले इसको सही लेकर बताऊंगा, फिर इसको गलत करके तब देखते हैं। ये सभी को पता है, मैंने इसीलिए ये फॉर्मूला लिया है क्योंकि ये सबको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है। तो तरीका क्या है कि कैसे पता लगेगा हमें, हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन अगर सेम आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि फॉर्मूला सही है। ठीक है, फिर से सुन लें, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन अगर इक्वल होती है तो फॉर्मूला सही होता है, अगर डायमेंशन इक्वल नहीं होती है तो फॉर्मूला इनकरेक्ट होगा। सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर आपको अब इनकी डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा। यहां कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे आप तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आपको डायरेक्ट भी याद करनी पड़ेगी। तो इसकी कितनी होती है, ml t माइनस 2, m की m और a की l t माइनस 2। सिंप्लीफाई करें, m l t माइनस 2 और इधर भी ml t माइनस 2। अब देखें m की डायमेंशन कितनी है 1 और इधर कितनी है 1, तो इसके ऊपर 1 तो है, ये 1 तो है, ये 1 तो है, ये 1 तो है ही, तो इसकी डायमेंशन 1, इसकी डायमेंशन 1, ठीक है। इसकी डायमेंशन 1 तो इसकी भी डायमेंशन 1, ये भी ठीक है। t की डायमेंशन -2, t की डायमेंशन -2, तो इसका मतलब कंप्लीटली हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल है। अगर एक भी डायमेंशन कम आ जाती है तो हम ये नहीं कहेंगे कि थोड़ी सी कम है, नहीं, कम है तो कम है, गलत है तो गलत है, सेम नहीं है तो सेम नहीं है। ठीक है, अब दोनों साइड की डायमेंशन सेम आ गई है तो हम कह सकते हैं कि दोनों साइड की डायमेंशन सेम है। तो क्या लिखेंगे हम कि चूंकि दोनों ओर की डायमेंशन और की विमाएं समान हैं, अतः दिया गया सूत्र या फॉर्मूला सही है। ठीक है, इस तरीके से आप सत्यता की जांच कर सकते हो। किसी भी इक्वेशन, किसी भी फॉर्मूले की सत्यता की जांच की जा सकती है बड़ी आसानी से। अब इसको थोड़ा इनकरेक्ट करके देखते हैं। मान लेते हैं, चलिए यहाँ पर इसको ऐसे ही कर लेते हैं कि ma² लिख दिया था, मान लेते हैं बाय द वे। ठीक है, तो ये क्या होता, ये हो जाता, और फिर ये क्या होता, ये 2 हो जाता, और ये कितना हो जाता, ये 4 हो जाता। अब क्या ये डायमेंशन सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है, तो फॉर्मूला इनकरेक्ट है। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी फॉर्मूले की सत्यता की जांच कर सकते हो। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं और उसके बाद आज की क्लास को विराम देंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे आपको आसानी से पता लग जाए कि हाँ ये क्वेश्चन सही है नहीं। जैसे ये है, चलिए इसको ले लेते हैं। v इज इक्वल टू √2gm अपॉन r। ठीक है, ये उपग्रह की चाल का फॉर्मूला है। उपग्रह की जो चाल होती है उसका फॉर्मूला है, कक्षीय चाल।
तो फिर से वही लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन लिखेंगे और दोनों साइड की डायमेंशन करेक्ट होनी चाहिए, और अगर करेक्ट है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला करेक्ट है। तो इसकी डायमेंशन कितनी होती है, LT माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट में तो है ही खैर सबसे पहले 2 डायमेंशन लेस, जितने भी कांस्टेंट होंगे वो डायमेंशन लेस होते हैं, तो ये डायमेंशन लेस होगा। G गुरुत्व यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला होता है m-1 L3T-2, ठीक है। और ये क्या है, m मास का m हो गया और r का l हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना l, और एक l ऊपर जाएगा तो -1 होगा, तो ये कितना बचेगा L2, ध्यान दें L2 बचा यहाँ पर और T-2 बचा अंडर रूट में। ये समझ में आ रहा होगा, ये तो सिंप्लीफाई किया है और कुछ नहीं। अंडर रूट हटाएं तो क्या होगा LT-1 और इधर कितना है LT-1। आप स्टार्टिंग में ऐसा भी कर सकते हो, हालांकि इसमें तो ऐसा नहीं हुआ है, इसमें तो LT और इधर भी LT है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसी को कर लेते हैं, बात यहीं की बात खत्म कर लेते हैं। L की डायमेंशन 1 है, इधर भी 1 है, इधर T-1 है, इधर -1 है। इट मीन्स डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर फॉर्मूला इज करेक्ट। तो क्या है, सूत्र सही है, यानी सत्य है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा था कि मान लेते हैं कहीं पर ऐसा आता है कि LT-1 हो गया और इधर m भी आ गया और इन्हें हमें कंपेयर करना पड़ता है, तो आप इधर भी m लिख लें और कंपेयर करें, और लेकिन जिधर नहीं है उधर 0 लिख लें और जिधर है उधर तो उतना ही रहने दें, ठीक है। इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो चलिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छे से ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आता है तो आप 100% सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए, आज की क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि काफ़ी हो चुका है, पहली क्लास है और इसमें काफ़ी काम आपका हो गया है, बहुत अच्छे से आपने समझा होगा। बस फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी रिवीजन जरूर करते रहें, समय के साथ साथ रिवीजन करते रहें, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना रिवीजन के चीज़ें भूल जाते हैं, तो रिवाइज जरूर करते रहें। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा रिलेशन फाइंड करने का, कि जो फिजिकल क्वांटिटी हैं उनमें रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।